अभी देख रहे हैं ग्लैंड में थोड़ा सा याद करने वाला टॉपिक है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। मुझे ठीक लगा रहे हैं जी, लेकिन याद करके ना आए आप लोग, आज पूछेंगे अभी। चलिए चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ लोगों को मैंने कहा था कि ये थोड़ा जो थाइमस ग्रंथि है उसको थोड़ा देख के आने के लिए। आप लोग आए हैं देख कर? नहीं आए हैं? आज आप ही से पूछेंगे। आए हैं ना? चलिए, आप लोग ग्लैंड नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं, मतलब ये ग्रंथि पढ़ रहे हैं। ग्रंथि जो होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं, दूसरा बाह्य स्रावी ग्रंथि होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत हम लोग कुल मिलाकर 9 तो ग्रंथि पढ़ रहे थे। 9 तो ग्रंथि को पढ़ते पढ़ते हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग किए थे, जिसमें कि पीयूष थे, जिसमें कि पीयूष सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था। और पीयूष से निकलने वाले बहुत सारे हार्मोन थे। हार्मोन से जब वो निकल रहा था, टीएसएच निकल रहा था, जीटीएच निकल रहा था, एफएसएच निकल रहा था, और दूध हार्मोन एलटीएच भी निकल रहा था। ये बढ़िया बढ़िया चीज है। आगे हम लोग पढ़ रहे थे थायराइड ग्रंथि, मतलब अवतु ग्रंथि। याद कि हमेशा ये लैरिंग्स के पीछे होता है, ये बात को पता है, और आयोडीन की मात्रा को हमेशा बरकरार रखने का काम करता है। अगला है थायरोक्सिन। जब वो थायराइड ग्रंथि से, देखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, तो कौन सा निकल रहा है? थायरोक्सिन निकल रहा है। ये थायरोक्सिन निकलने के बाद हमारे बॉडी में क्या क्या कार्य करता है, आप यही देख रहे थे। लेकिन जब उसकी कमी होने लगी है तो उसमें कौन कौन सा रोग होता है? तो पहला होता है जड़ मनापता, उसका होता है मिक्सडीमा, उसका होता है हाइपोथायराइडिज्म, उसका होता है घेंगा बीमारी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ए नंबर और डी नंबर, ये बात को नोटिस करेंगे आप। आगे लिखा हुआ है कि जब थायरोक्सिन जब अधिक मात्रा में निकलने लगे तब क्या होने लगता है। याद के सबसे बड़ा दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, हेक्सोथैलेमिया और टॉर्बिक कैंसर, ये दोनों याद करके आए थे। अगला देखे थे कि पाराथायराइड ग्रंथि, ये गला के अवटु ग्रंथि, मतलब कि जस्ट थायराइड ग्रंथि के जस्ट ठीक पीछे होता है और बटरफ्लाई आकार का दिखने वाला होता है। उसी प्रकार याद किया, इससे हार्मोन निकलते हैं कुछ, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कैल्सिटोनिन। आज सारे जगह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थाइमस ग्रंथि है, ये थाइमस ग्रंथि का बहुत बढ़िया से सुना भी थे कुछ लोग। इसमें ये देखे थे कि आप अंतःस्रावी ग्रंथि का यह वक्ष गुहा के अंदर पाया जाता है, स्टर्नम हड्डी के जस्ट पीछे जाता है। इसमें लिम्फाइड और कार्टेक्स नाम का हार्मोन का पाया जाता है, इसमें अनगिनत लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये बात को कल भी देखे थे आप। अगला हम देखे थे एडेनल ग्रंथि। ये क्या होता है? हमेशा किडनी के ऊपर होता है। किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं, वृक्क के ऊपर होता है, टोपीनुमा जो संरचना होती है वो अवधि वृक्क ग्रंथि होता है। अगर देखे थे इसमें कि लड़ो और उड़ो हार्मोन, इसी को कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि को। यह बात को ध्यान रखिएगा। आगे हमने ये पढ़ा था, कल यहीं से क्लास को स्टार्ट करना था और यहीं मैंने छोड़ा था, इसको ये थोड़ा सा क्लास दोबारा स्टार्ट करते हैं। क्या हो रहा है? चलिए ध्यान दीजिएगा। कि एड्रिनल ग्रंथि को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। यह बात को बहुत बढ़िया से नोटिस करके रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। यहाँ से कहाँ भाग जाता है ये रंगने वाला जी? क्लास को लिखा हुआ है कि एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। कि जहां ये पड़ता है ना, याद किया, उस क्षेत्र को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है और कहीं ना कहीं आप सुरक्षित रहेंगे। इस ग्रंथि को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला आता है कार्टेज, पहला कौन सा होता है? कार्टेज, और दूसरा नाम क्या होता है? मेडुला। कौन सा होता है? कौन सा होता है? यार ये कार्टेज से निकलने वाले कुछ कुछ हार्मोन होते हैं। ये सब टफ एरिया है थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ना पड़ेगा फिर ऑटोमेटिक याद करना पड़ेगा। अगला का जो इससे निकलने वाले हार्मोन है, ये क्या करता है? लिखा हुआ है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से लिखा हुआ है। याद रखिए यार, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का अपचय, मतलब तोड़ने की प्रक्रिया ये काम करता है। ये कार्टेक्स किसका भाग होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि का भाग होता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। अगला इसी से निकलने वाले हार्मोन, जितना भी अंतःस्रावी ग्रंथि होगा सबसे हार्मोन ही निकलेगा। उसी प्रकार याद रखिए, अगला निकलने वाला हार्मोन का नाम है मिनरलोलिपिड्स। याद रखिए आप, इसका मुख्य काम यही होता है कि वृक्क के नलिका में लवण को पुनः अवशोषण कर लेता है। अगर कोई मिस्टेक से अगर लवण आ जाता है तो याद के सही में अवशोषण करने का काम और लवण की मात्रा को नियंत्रित करने का काम ये हार्मोन कर रहा है। और फिर से बोल देते हैं कि ये हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। अगला है लिंग हार्मोन। यह बाह्य लिंगों के बालों के आने वाले प्रतिमान और यौन आचरण को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये तो कल ही हम लोग देख रहे थे। आगे आइए हम लोग पढ़ते हैं मेडुला के बारे में। मेडुला बढ़िया चीज है, थोड़ा सा आइए देख लेते हैं। लिखा हुआ है मेडुला के बारे में, लिखा हुआ है कि मेडुला से निकलने वाले एक हार्मोन, उसका नाम क्या है?
एपिनेफ्रिन, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, नहीं तो लिखा हुआ है एड्रेनलिन, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नहीं तो लिखा हुआ है कि और क्या, नॉरएपिनेफ्रिन, क्या लिखा हुआ है, नॉरएपिनेफ्रिन, क्या लिखा हुआ है, नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनलिन, मतलब तो कोई एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे आप, या एपिनेफ्रिन का इस्तेमाल करेंगे या फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे, तो हमारे ख्याल से सबसे बेहतर होगा कि ये और ये याद रखें आप। तो याद रखिए यहाँ पर एड्रेनल मेडुला से निकल रहा है, उसका नॉरएड्रेनलिन ये दोनों से निकल रहा है। ये प्रकार के क्या होते हैं, एमिनो अम्ल होते हैं। कोई विद्यार्थी बता सकते हैं हमको कि एमिनो अम्ल मिलकर किसका निर्माण करता है, बोले बोले, कोई बोल रहे हैं, प्रोटीन का निर्माण करता है। बताइए हमारे शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी चाहिए, 20। याद रखिए इस 20 में 10 तो हमारे बॉडी में रहता है, और 10 तो हमको कहां से मिलता है, खाना पीना से मिलता है। ऑटोमेटिक 10 तो हमको खाना बॉडी में पहले से रहता है, और 10 तो खाना से मिलता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए हमारे बॉडी में हमेशा प्रोटीन या एमिनो अम्ल की संख्या हमेशा 20 चाहिए, ये बात को बहुत बेहतर से याद रखिएगा। लिखा हुआ है इसमें सम्मिलित रूप से लिखा हुआ है, इसमें सम्मिलित रूप से को क्या कहते हैं, इसमें लिखा हुआ है कैटेकोलिमस, क्या कहते हैं इसको, कैटेकोलिमस कहते हैं। आगे लिखा हुआ है कि बड़ा टफ सब वर्ड है थोड़ा सा, इसलिए जानते क्या इसमें थोड़ा सा परेशानी होगा आपको वाकई में याद करने का। तो खैर हमेशा अगर देखते भी रहिएगा ना तो ऑटोमेटिक आप याद कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा देखते भी रहोगे क्योंकि इतना बड़ा टफ हार्मोन को निकालना और आपको निकल के आप पढ़ना को थोड़ा सा लगेगा आपको, लेकिन हाँ क्या दिक्कत है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। आगे लिखा हुआ है कि एड्रेनलिन एवं नॉरएड्रेनलिन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता में तेजी को साबित करता है, इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। लिखा हुआ है युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। अचानक से आप बिल्कुल मूवमेंट खेल रहे हैं और बहुत बढ़िया मूवमेंट में हैं, लेकिन याद रखिए आप खुशी के माहौल में हैं और अचानक दुखी का माहौल छा जाए, मातम का माहौल छा जाए, तो उस समय जो आपका बॉडी जो रिएक्ट करेगा, तुरंत खुशी से तुरंत मातम जो आएगा ना, तो याद उसमें आपातकाल का जो हार्मोन छोड़ता है ना, यही मेडुला के द्वारा छोड़ा जाता है। तो बताइएगा आपातकाल हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन का दर्जा निकलने किससे निकलता है, और बोला किसको क्या है, एड्रेनलिन को, और किसको बोला गया है, नॉरएड्रेनलिन को बोला गया है। आगे लिखा हुआ कि यह हार्मोन की सक्रियता से, यह हार्मोन जब एक्टिव हो जाएगा ना तो हमारी आंखों की पुतली में फैलावट, वाकई में रोंगटे खड़े होने लगेंगे, क्या हो गया, खड़े हो जाते हैं, पसीना आदि सब बढ़ते रहते हैं। वाकई में आप खुशी में थे पहले और मातम में आ गए, या मातम में थे अचानक खुशी में आ गए, तो ऐसा कुछ कुछ देर होने लगता है, मतलब अचंभा। सर्कस समझ रहे ना, सर्कस में क्या था, उल्टा पुल्टा काम होता है। सर्कस का मतलब काम में होता है क्या, देखिएगा आप तो बाहर में बहुत बार देखेंगे हाथी के ऊपर आदमी बैठा होगा, है ना। सर्कस का मतलब ये होता है कि आदमी के ऊपर हाथी नहीं होता है। सर्कस में जब तक आदमी उल्टा पुल्टा काम नहीं दिखा तो लोग क्यों जाता देखने के लिए, इसी जाता है जी। तो उसी प्रकार याद रखिए, आप देख लीजिएगा यहाँ पर हार्मोन जैसे एक्टिव हो जाता है, आंखों की पुतलियों में फैलाव आ जाता है, रोंगटे खड़े होने लगते हैं, पसीना आदि सब बढ़ने लगते हैं। दोनों हार्मोन, ये दोनों हार्मोन हृदय के धड़कन को, हृदय के संकुचन की क्षमता और श्वसन दर को बढ़ा देते हैं। भैया ऑटोमेटिक आपका रोंगटा खड़ा हो गया है तो श्वसन दर तो आपका बढ़ेगा, तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसी प्रकार याद किया, इसके कारण से, यहां से याद करना थोड़ा सा, इसके कारण से लिखा हुआ है कि इसके कारण से रक्त में ग्लूकोज का स्तर थोड़ा सा बढ़ जाता है। वाकई में जो आदमी थोड़ा सा प्रेशर लेता है, टेंशन लेता है ना, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गया, आज जैसे बढ़ गया उसको शुगर बीमारी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो याद ये शुगर बीमारी का स्तर बढ़ जाता है। इससे यह लिपिड एवं प्रोटीन के विखंडन से प्रेरित होता है। बहुत बढ़िया चीज बताइए, मेडुला के द्वारा छोड़ा गया हार्मोन एड्रेनलिन, आपको बताना इसमें अगर अधिकता बढ़ने लगती है तो कौन सा क्या स्तर को बढ़ जाता है, तो ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देते हैं। ग्लूकोज का जो स्तर बढ़ता है वो किसके किसके कारण से, लिपिड से और प्रोटीन के क्या करने से, विखंडन या टूटने से होता है। आगे लिखा हुआ है एपिनेफ्रिन, ये क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है कि एपिनेफ्रिन हृदय का स्पंदन का एक रुक जाने से यह पुनः चालू हो जाता है, मतलब कि कुछ देर तक हार्मोन रुकेगा और ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा ही वेरी गुड क्वेश्चन है। उत्तेजना के समय एड्रेनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, जिसके कारण से क्रोध हो, भय हो, खतरा हो, समय क्या होता है, सक्रिय हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे ये कहना है कि एड्रेनलिन हार्मोन जब भी अधिक मात्रा में निकलता है ना तो आपको भैया क्रोध आएगा, आपको भय लगेगा, आपको खतरा का मतलब आपको लगता है, मतलब पूरा फुल एक्टिव टाइप का रहिएगा। ये एड्रेनल ग्रंथि से होता है, मतलब कि कुल मिलाकर ये सब जो निकल रहा है, निकल कहां से रहा है, ये निकल रहा है भैया मेडुला से। कहां से निकल रहा है, ये मेडुला से निकल रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, लास्ट ग्रंथि हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद बड़ा कोई खास वाली बात नहीं है। उसके बाद देख लीजिएगा,
सबसे लास्ट में क्या पढ़े थे आप, जनन ग्रंथि। ये महिला और पुरुष के बारे में दोनों में पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ये चैप्टर यहाँ ग्रंथि दिया हुआ है, ऐसे आगे चलकर ओवरी और अंडाशय के बारे में को बता देते हैं कि इसका चैप्टर ही अलग है। लिखा हुआ है कि अंडाशय, इसमें निम्न प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। और कौन कौन सा हार्मोन निकलता है ये देखिए यहाँ पे। तो बताइएगा, पहला जो ओवरी होता है ना, ये ओवरी से जो पहला हार्मोन निकलता है वो कौन सा निकलता है, एस्ट्रोजन। कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा, जनन ग्रंथि के द्वारा, अंडाशय द्वारा कौन हार्मोन। आगे लिखा हुआ है प्रोजेस्टेरोन। क्या लिखा हुआ है, यह एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है। याद रखिए आप, जब एस्ट्रोजन इसको मिल जाता है ना, तो याद रखिए स्तन को वृद्धि करने में क्या करता है, ये सपोर्टिंग करता है। जब माँ जो है ना बच्चों को जन्म देती है। तो याद रखिए आप, तो ये दोनों जो निकल रहा है ओवरी के द्वारा ही काम हो रहा है, मतलब महिलाओं के द्वारा जनन ग्रंथि में पहला पढ़ रहे हैं। उसके हम लोग पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखिए, इस ओवरी के द्वारा पहला हार्मोन हो गया एस्ट्रोजन और दूसरा हो गया प्रोजेस्टेरोन। इस बात को बरकरार रखिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे देखो लिखा हुआ है, अगला है रिलैक्सिन। भैया ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या इंपॉर्टेंट है, आइए थोड़ा सा देखोगे। जो इंपॉर्टेंट है खाली वही से हम लोग पढ़कर और आपके भार को थोड़ा सा हम कम करने का प्रयास करें, क्योंकि ऑटोमेटिक आपको बहुत सारा चीज माथा में ले चुके हैं भार पहले से, है ना। कुछ भी नहीं है, खाली हर हमेशा पढ़ते रहोगे, थोड़ा सा माइंड में रखोगे कि क्या चीज मेरा कमजोरी है। जो कमजोरी है उसको देखते रहोगे, सेट बनाते रहोगे और देख काम करते रहिएगा। जो मैथ नहीं बनेगा, जो जिस चैप्टर से नहीं बन रहा है उस चैप्टर पे अधिक ध्यान दीजिएगा। बात में कि बीपीएससी में मैथ जो है ना, जितना आप लोग ताकत लगा रहे हैं मैथ के पीछे, नहीं होता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, है ना। आप सबसे बेहतर यही कह रहे कि आप साइंस, है ना। अगर प्रैक्टिकली एक चीज देखा जाए, हिस्ट्री सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, जितना बढ़िया हिस्ट्री होगा उतना बढ़िया करंट अफेयर्स होगा। हो सके ये आपका पहला आइटम होगा, आपको डर सा लग रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, इससे करना बहुत सारा पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैथ जो है ना बीपीएससी में बहुत इजी लेवल का पूछा जाता है, आपको रियल बताते हैं, जिसका थोड़ा मोड़ा खाली बेसिक, ठीक है ना, एक खाली परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस दें। आपने एक बार भी क्वेश्चन बनाया बीपीएससी का? नहीं बनाया। कल हम क्वेश्चन लेके आएंगे दोनों बार का, 68 का, 67 का। कल आपको मैथ बोर्ड पे लिख के दिखाएंगे कैसा मैथ पूछा जाता है। आपको हिस्ट्री सब पेपर दिखाएंगे, हम सबको जमा कर करके, क्योंकि करवाते हैं ना क्वेश्चन, तो पता चल जाता है कि क्या क्या है। आप जब देखोगे नहीं ना, और जो विद्यार्थी जिस एग्जाम का तैयारी करता है, सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर देखिए। इसके पहले सुपर टेट का टीचर का कब हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ से कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है ना। बस साइंस को आपको बताने कि साइंस क्यों कहते हैं, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। लगातार लाइन बाय लाइन, कहीं फुल स्टॉप नहीं, एकदम लगातार बने रहिए और करते रहिए, है ना। और कोई बौला तोला नहीं। दूध तो किताब है ना, वो मटका वाला, इला हरका वाला, हाँ हरका वाला पढ़ते रहना और बुलका वाला पढ़ते रहना, है ना। अब परीक्षा नहीं निकलेगा तो हम कहीं बगल में है, अंजलि गैस चूल्हा के बगल मेरा कोचिंग है, आके सीधा रिपोर्ट कर देना, समझे ना। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। आइए हम बात करते हैं जिसका नाम है, हम लोग जनन ग्रंथि से द्वारा ओवरी के द्वारा निकला हुआ जो हार्मोन है ना, ये हार्मोन क्या क्या निकलता है। लेकिन इनका ये कहना कि जानते क्या कि अंडाशय के द्वारा ओवरी जो महिलाओं में होती है उसे एस्ट्रोजन हार्मोन छूटता है। जब एस्ट्रोजन जब प्रोजेस्टेरोन के साथ जब संपर्क में आ जाता है ना महिलाओं के, मतलब याद रखिए सभी चीज के मतलब जानते हैं कि जो स्तनधारी होते हैं ना उसका स्तन में क्या होता है, वृद्धि करने में सहायक कौन करता है, तो प्रोजेस्टेरोन करता है। आगे वह है रिलैक्सिन। गर्भाशय में यह अंडाशय जो है ना, गर्भाशय के एक उपरम उपास्थि में रहता है। ये एक हार्मोन को प्यूबिक सिम्फाइसिस, क्या लिखा हुआ है, सिम्फाइसिस, ये लिखा हुआ है ना, कि मुलायम करता है और यह गर्भाशय के ग्रीवा में चौड़ा कर देता है ताकि बच्चे आसानी से पैदा हो सके। आपको रियल बता रहे हैं कि आजकल थोड़ा सा ये शिकायत आ रहा है, डॉक्टर साहब को बताते हैं ना, जैसे कि बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जो कि नॉर्मली डिलीवरी को है ना ऑपरेशन में बदल देते हैं, है ना। जानते क्या, यही सुई लेकर, है ना, उस महिलाओं को ये लगातार दवाई खिला खिलाकर मांसपेशी में संकुचन ला देता है और अंतिम में डॉक्टर साहब यही बोल देते हैं कि मांसपेशी में संकुचन हो चुका है, ऑपरेशन किया जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ, बहुत बढ़िया चीज है कि गर्भाशय में यह अंडाशय हो या गर्भाशय के ऊपरी बस्ती हो, याद कि इसमें हार्मोन को प्यूबिक सिम्फाइसिस जो छोड़ता है ना, ये क्या करता है, मुलायम करता है। अब दवा क्या करता है, जब दवा देता है ना, ये क्या करता है, छोड़ना ही बंद करवा देता है।
और जब बंद करवा दिया, ये गर्भाशय गिर गया मतलब जहां से बच्चे का जन्म हो रहा है, इस चलते क्या होता है, चौड़ा करने का काम कर रहा है ताकि बच्चा आसानी से बाहर हो सके, पैदा हो सके। तो याद रखिए ये काम ये करता है। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर जो भी नए नए आए हैं, जिसको लगता है मार्केट में छाना है या कुछ और करना है, तो याद रखिएगा भैया क्या करना है भैया, कोई दिक्कत नहीं, दवा चलाते रहता है ना। और कोई भी महिलाएं जो भी होती है जिसके यहाँ दिखा रहा ना, लगातार उसी के यहाँ दिखाते रहते हैं। इसका फायदा बहुत बढ़िया से उठाते हैं आजकल के डॉक्टर। तो याद रखिए कोई दिक्कत नहीं, दवाई खिला रहे हैं और आपको और हमको अपना रिसर्च करने का गूगल पे टाइम नहीं है कि किस चीज का दवाई दिया है, समझे बात को। लेकिन इसलिए जब खाली टाइम बैठे हैं आप जो दवा का यूज करते हैं, एक बार देखें, कोई दिक्कत ना, प्रचार है गूगल में, बोलने से सब होगा। बोल दीजिए उसको कौन सी दवा इसके बता दो, बता देगा उधर से, ना समझे। याद रखिएगा। आगे लिखा हुआ है वृषण मतलब टेस्ट, ये पुरुषों में होता है। लिखा हुआ है कि इससे निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन, भैया इतना गंदा करेंगे फिर आप लोग याद नहीं कर पाओगे, एकदम सीधा टिक लगा देते हैं, बहुत बढ़िया होगा। इतना सा पूछने वाले हैं, थोड़ा सा याद रखिए। कुछ लोग कभी तो पंखा ताक रहा है, कभी मरकरी ताक रहा है, समझ में ना आ रहा है ना। उतना इधर उधर नहीं ताको, सीधा बोर्ड ताको चुपचाप, है ना, ध्यान दो ना। देख रहे हैं कोई माथा, अच्छा पर्दा ललका पर्दा सर लगाया है, अच्छा शीशा सर खोल दिया है, समझे, यही सब चल रहा है ना। अब परीक्षा समझ सब नहीं चल रहा है, चलिए ना, चलिए चलिए। पहला है अंडाशय के द्वारा निकलने वाला हार्मोन, दो तो याद रखना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। लेकिन याद है गर्भाशय में संकुचन का काम या मूलांकन करने का काम ये कौन करता है, रिलैक्सिन। ये तीनों भैया इंपॉर्टेंट है। चौथा का नाम है वृषण, ये पुरुषों में के बारे में बात कर रहा है। लिखा है इससे निकलने वाले हार्मोन, मतलब क्या लिखा हुआ है, टेस्टोस्टेरोन। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसे कहते हैं पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्तन में से एक यौन आचरण को प्रेरित करता है। मतलब याद रखिए बच्चे में जब गर्भाशय का पुरुषों का जो योगदान होता है, इसके वृषण और टेस्टी के द्वारा होता है। लिखा हुआ है लास्ट टॉपिक है, और लास्ट टॉपिक में यही है, ये तो खत्म हो गया, ये चैप्टर का नाम है, लेकिन लीवर कहीं नहीं मिला।